recording. Hello everyone, this is NK Law Classes, and in the series of our lectures of interpretation of statute for LLB SEM 5, ALS SEM 9 of Mumbai University, today we will be starting with part 6, which is external aid. Myself, Kajal Vakharia, and I'll be explaining you this external aid. So what is external aid? So in the previous lectures, we have seen the internal aid. Internal aid means something which was very much part of the statute, like section, schedule, punctuation, non-obsolete clause, saving clause, proviso, exceptions, etc. तो एक्ट के अंदर ही दिए जाते हैं, उसकी हेल्प लेके कोर्ट ट्राइज टू इंटरप्रीट समथिंग. अभी ये कैसा है कि जब इंटरनल एड से पॉसिबल ही नहीं होगा इंटरप्रिटेशन में, एंड स्टिल एम्बिग्विटी रिमेन्स इन द एक्ट, इन द स्टैट्यूट. कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ स्टैट्यूट पढ़ के कोर्ट उसको इंटरप्रिट कर पाए. तो उस केस में कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? उस केस में कोर्ट को एक्सटर्नल एड है उसका सहारा लेना पड़ेगा. So what is external aid? So it is the aids of interpretation that are not part of the statute, क्योंकि ये statute के अंदर नहीं रहता है. So if the language of the act is very clear that external aid of construction is not required, वो internal aid के लिए भी यही रूल था. अगर statute का लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो आपको किसी भी एड, किसी भी रूल की जरूरत नहीं है. All these things come into the play only when there is some ambiguity or confusion. Okay, so now we see what all are the external aids. There are total 9 external aids: dictionaries, translation, debates, inquiry commission reports, law commission reports, artworks preparation, textbooks, contemporary expositio, and statutes and parimateria, of which today we are going to cover the first 5: dictionary, translation, debates, inquiry commission report, and law commission report. So we'll see one by one these 5. First one is dictionary. आज की मोबाइल जनरेशन को छोड़ दो तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिक्शनरी. बचपन से लेके अभी तक वी ऑल वर यूजिंग द डिक्शनरी. अभी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फिजिबिलिटी नो लॉन्गर वी आर यूजिंग डिक्शनरी, लेकिन फिर भी आई अज्यूम आप लोग के सबके घर पे एक एक डिक्शनरी का सेट तो होगा ही. डिक्शनरी कैन बी इंग्लिश टू एनी अदर रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इट कैन बी इंग्लिश टू इंग्लिश, इट कैन बी एनीथिंग. So that is dictionary. The first thing as an external aid is dictionary. Now see, when a word used in a statute is not defined in the act, reference can be made to the dictionary to find out the true meaning of the word in general sense in which it is commonly used. हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन जनरली तो एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में से ही ढूंढ लेते हैं कि ये वर्ड का ये एक्ट के लिए मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल हैव स्टडीड द लेबर लॉ, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ते टाइम व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज डिस्प्यूट, what is industrial dispute, what is workman, what is employer, हर एक चीज का डेफिनेशन दिया हुआ रहता है. बट मानो कि कोई चीज ऐसी है जिसको डिफाइन एक्ट में की ही नहीं गई है, तो फिर और जज को लगता है कि हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन लगा के सही मीनिंग नहीं निकल सकता है. दैट टाइम जज में रेफर दी डिक्शनरी टू फाइंड आउट कि कॉमन मीनिंग इसका क्या होता है. इसके जो केस लॉज है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप लोग को समझेगा कि डिक्शनरी कैसे यूज होती है. So see, whenever the court needs to understand the general sense of the word, reference to dictionary is made. For example, vegetable, इसके ऊपर ही 2 केस लॉज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अभी कैसा ना, वर्ड वेजिटेबल इज वेरी कॉमनली यूज. हर एक को पता रहता है वेजिटेबल क्या होता है. आई थिंक तो चाइल्ड जब 3 साल का होता है तभी से ही मम्मी लोग उसके लिए बुक्स लेकर आती है और उसको बताती है दिस इज वेजिटेबल, दिस इज फ्रूट, दिस दैट. तो हम लोग व्हाट आई वांट टू से बचपन से सीखते आ रहे हैं वेजिटेबल्स क्या होते हैं, प्लस वी यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ. तो एक्सेस वेजिटेबल कोई एक्ट में जैसे कि सेल्स टैक्स एक्ट वगैरह है उसमें नहीं डिफाइन किया रहेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट फिर उसको लेके बहुत बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं कि पर्टिकुलर चीज वेजिटेबल होती है कि नहीं होती है. फिर एक्ट में तो डिफाइन नहीं किया गया वेजिटेबल, तो इसके लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट डिक्शनरी का हेल्प लेती है. तो दैट इज एक्सटर्नल एड. अभी डिक्शनरी का एक प्रॉब्लम क्या है ना, इट में गिव वेरियस मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड. तो आपको कौन सा मीनिंग लेना है, दैट यू हैव टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्सफोर्ड का नॉर्मल डिक्शनरी खरीदोगे उसमें वर्ड SET सेट
सेट के 360 मीनिंग्स दिए गए हैं, तो उसमें से आप कौन सा मीनिंग पिक करोगे? So that you have to see in with reference to the context. Yeah, I can give you many such examples. For example, जज को वर्ड राइट, RIGHT राइट, उसको अगर जज को डिक्शनरी मीनिंग निकालना है तो राइट के कितने मीनिंग होते हैं? राइट लेफ्ट वाला राइट भी होता है, राइट एंड रॉन्ग वाला राइट भी होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज वाला राइट भी होता है. तो जज हैज टू सी कि वर्ड राइट कौन से कॉन्टेक्स्ट पे यूज किया गया है. सिमिलरली देयर वुड बी द वर्ड पोस्ट, POST पोस्ट. इट कैन बी, हम लोग बोलते हैं ना पोस्टपोन, पोस्ट मतलब किसी चीज के बाद में हम करेंगे. इट कैन बी पोस्ट मतलब सम डेजिग्नेशन ऑल्सो. इट कैन बी पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट ऑल्सो. तो डिपेंड्स कॉन्टेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंगली द डिक्शनरी मीनिंग विल बी यूज्ड. So it is a fundamental rule of interpretation that the meaning of the word should take their color from the context in which they appear. लॉ रीड करने के टाइम में जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप वर्ड राइट यूज करते हो, आपको देखना है कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन से वर्ड यूज किए गए हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आगे रूल्स वगैरह पढ़ोगे तभी भी ये चीजें आएगी. वर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जब आप कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन या फाइनेंशियल लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हो. इंस्ट्रूमेंट वुड बी सम बॉन्ड, डिबेंचर, पेपर, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा. जब आप किसी इंजीनियरिंग लॉ को पढ़ रहे हो तो उसमें इंस्ट्रूमेंट मतलब एक्चुअली जो फिजिकल इंजीनियरिंग के लिए वो स्पैनर और वो सब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो होता है. जब आप कोई मेडिकल रिलेटेड लॉ पढ़ते हो तभी इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो वाला इंस्ट्रूमेंट होगा. तो ऐसे वर्ड्स विल पिक द कलर फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट. Now dictionaries are not dictators of the statutory interpretation. Statutory interpretation clear है, उसको छोड़ के डिक्शनरी का मीनिंग नहीं लेना है, because sometimes डिक्शनरी इंटरप्रिटेशन में mislead. स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कुछ और बोलना चाहता है, डिक्शनरी इंटरप्रिटेशन कुछ और बोलेगा. तो statutes cannot always be considered with dictionary in one hand and the statute on the other hand. डिक्शनरी हर आए दिन जज को लेके नहीं बैठना है साथ में जजमेंट देने के टाइम पे या तो हियरिंग के टाइम पे. डिक्शनरी तो एक्सेप्शनल केस में ही यूज होगा जब और कोई इंटरनल एड या तो और कोई तरीके से मीनिंग पता नहीं चलता है. सो इट इज टू बी यूज्ड व्हेन द एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड. एक्ट के अंदर ही मीनिंग दे दिया गया है और कोई मीनिंग फिक्स नहीं किया जाएगा. As I said you, both the case laws are very much interesting. We'll discuss them one by one. First is Ramavatar, Budhiya Prasad versus Assistant Sales Tax Officer. इसके फैक्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है. Vegetables were exempted from imposition of sales tax under the Central Province and Bearer Sales Tax Act 1947 as amended by the Act 16 of 48. So basically there was a Sales Tax Act जिसने vegetable को tax liability में से exempt कर दिया था. The question before the court was whether the betel leaves are vegetable. Betel leaves समझता है आप लोगों को, हम लोग जो पान खाते हैं ना, वो पान खाने वाले पान होते हैं वो, those are betel leaves. बीटल लीव्स वेजिटेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 1 minute गाइस. So the question comes now whether betel leaves is vegetable or not. पिटिशनर ने इस केस में क्या किया? They took the help of dictionary meaning. डिक्शनरी मीनिंग में वेजिटेबल का मतलब क्या लिखा हुआ था? क्योंकि वेजिटेबल वाज नॉट डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर सेल्स टैक्स एक्ट. तो डिक्शनरी मीनिंग लेके पिटिशनर चले गए कोर्ट में. Vegetable means, according to dictionary, pertaining to, comprise or consisting of or derived or obtained from the plants or their parts. Betel leaves are very much obtained from the plants. That is why the petitioner said it is plants derived from plants, hence it is vegetable. Hence we should get the exemption from the sales tax. वो टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्शनरी मीनिंग को रिजेक्ट किया और जो कॉमनली अंडरस्टूड मीनिंग है ना बीटल लीव्स का, वो पिक किया और बोला कि एज पर द कॉमन सेंस मीनिंग ऑफ द बीटल लीव्स इट इज नॉट द वेजिटेबल. सेकेंडली, इंटेंशन क्या है सेल्स टैक्स बनाने के टाइम पे लेजिस्लेचर का? दे नेवर वांटेड टू एग्जेम्प्ट थिंग्स लाइक बीटल लीव्स. उनको वेजिटेबल्स को जो डे इन डे आउट लाइफ में खाने के लिए कुकिंग में यूज होता है वैसे वेजिटेबल्स को एग्जेम्प्ट करना था. That is why court relied upon the intention of the legislature and court took the common sense meaning of the word vegetable and it ignored the dictionary meaning of the word vegetable.
So it was held that betel leaves were very much not a vegetable, and hence sales tax had to be levied upon it. Second case is also very interesting. Motipur Zamindari Company Private Limited versus State of Bihar. अभी ये टाइम पे बीटल लीव्स की जगह पे क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के पास, एज पर द बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947 शुगर केन के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाता है कि नहीं. अंडर एंट्री 6 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द एक्ट के पीछे शेड्यूल थी जिसमें एंट्री नंबर 6 था. वो एंट्री नंबर 6 पे ऐसा लिखा हुआ था कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ना उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा. तो एप्लीकेंट ने क्या किया, डिक्शनरी मीनिंग लिया वेजिटेबल का और बोला शुगर केन इज वेरी मच द वेजिटेबल. वापस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या दिया कि डिक्शनरी मीनिंग आप शुगर केन के लिए नहीं यूज कर सकती हो. द कॉन्टेक्स्ट विद द बिहार सेल्स टैक्स एक्ट ने वेजिटेबल को मीन किया था. इट वाज वेजिटेबल दैट कैन बी ग्रोन इन द किचन गार्डन and used during lunch or dinner as articles of food. This was the meaning of the common parlance, which was intended to be by the legislature. Hence, dictionary meaning was rejected. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि जो बिहार का सेल्स टैक्स एक्ट था, ग्रीन वेजिटेबल से उन लोग का इंटेंशन क्या बोलने का था, समथिंग विच यू कैन ग्रो इन योर किचन गार्डन, समथिंग दैट इज यूज्ड इन योर ईदर लंच और डिनर. शुगर केन को किचन गार्डन में उगाना पॉसिबल नहीं है, थिंग नंबर 1. थिंग नंबर 2, शुगर केन जो है वो हम लोग लंच या डिनर में यूज नहीं करते हैं. कभी कभार एज अ फ्रूट लेकर आते हैं और वो खाते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज इट इज यूज लार्जली एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड जैगरी. तो यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग नहीं लिया जा सकता है, एंड व्हाट इज टू बी पिक्ड इज द कॉमन सेंस मीनिंग, एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द डिक्शनरी मीनिंग. बट ये दोनों केस हम लोग ने रिजेक्शन वाले किए, बट देयर आर मेनी केसेस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन हेल्प ऑफ द डिक्शनरी मीनिंग. वी गो फॉर द नेक्स्ट, ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब सबको पता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी जाती है. वो यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूट की एक्ट की बात करेंगे जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए, या तो हिंदी या तो और कोई लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए. वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज के ऊपर बहुत सारा लाइट थ्रो किया है. आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी इन इंग्लिश. मतलब प्रोसीडिंग जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होता है दैट इज इन इंग्लिश पर्सुएंट टू आर्टिकल 348. आर्टिकल 348(1) क्या बोलता है, ऑल द प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्लस ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट लाइक बिल्स, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अभी उसी आर्टिकल का क्लॉज 3 क्या बोलता है, where the state legislature has prescribed any language other than English, the translation of the same is to be made in the English language and must be published in the official gazette, जो गवर्नर के ऑथोरिटी के अंदर होगा, and it shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article. स्टेट लेजिस्लेचर को चाहिए तो वो अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में भी किसी चीज का कर सकती है ट्रांसलेशन. ओके, मतलब रीजनल लैंग्वेज में बिल्स ड्राफ्ट कर सकती है, बट उस केस में कैसा होगा, स्टेट लेजिस्लेचर इज डूइंग दैट, उसको गवर्नर की ऑथोरिटी के अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द ऑफिशियल गैजेट, और वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दैट वुड बी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट. मतलब आपको रीजनल लैंग्वेज में किसी स्टेट को लॉ बनाने हैं, देयर इज नो हार्म, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन वुड बी इक्विवेलेंट टू द रीजनल लैंग्वेज ओरिजिनल बिल और द एक्ट. द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द स्टैट्यूट गिव्स द सेम इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वन. ट्रांसलेशन करने के टाइम पे इंटेंशन बदल नहीं जाता है, इंटेंशन हैज टू रिमेन द सेम. ट्रांसलेशन की वजह से इंटेंशन नहीं चेंज होना चाहिए. आप लोग ने जो 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर के लीगल राइटिंग सब्जेक्ट में आप लोग ने लोकमान्य तिलक के ट्रायल वाला केस पढ़ा था, जिसमें लोकमान्य तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी और मराठा जो थे, आई थिंक तो केसरी के अंदर उन्होंने कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा था, बट द लैंग्वेज वाज नॉट व्हाट व्हिच वाज प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन. उन्होंने बहुत माइल्ड और सॉफ्ट लैंग्वेज यूज किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया था. फिर भी जिस बंदे ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था उसने बहुत सारे मीनिंग चेंज कर दिए थे, एंड तभी जो कोर्ट की जजेस की बेंच बैठी थी बायस ड्रेस में आके, दे पिक द रॉन्ग ट्रांसलेशन.
ऐसे ये जो बिल्स बनते हैं उसमें नहीं होगा, इंटेंशन वुड रिमेन द सेम फॉर द ट्रांसलेटेड वर्जन एज वेल एज द ओरिजिनल वर्जन. So there is Article 394A जो 40th Amendment में इंक्लूड किया गया था. It provides for publication of the translation of the Constitution in Hindi. Article 394A बोलता है अपना जो Constitution इंग्लिश में ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया है ना, it has to be published in Hindi also. 394A2 states that the translation of Constitution in Hindi shall be considered to have the same meaning as in the original text in English. सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, इंटेंशन या मीनिंग नहीं बदल रहे हैं. The power to revise translated version has been vested in the president in case of difficulty in construing any part of the Hindi translation. कि बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के ऐसे होते हैं ना कि जिसका हिंदी में सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाता है. मान लो कि जो ट्रांसलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई वर्ड ऐसा ले लिया है विच इज एक्चुअली नॉट गिविंग द करेक्ट मीनिंग, तो उस केस में उसको ट्रांसलेटेड वर्जन को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, बेटर वर्ड से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी. तो वो पावर किसके पास है? वो पावर प्रेसिडेंट के पास. देन आर्टिकल 394A3 says that translation of constitution in Hindi shall be authoritative text for all the purposes. मतलब that is the text, वो हर एक पर्पस के लिए यूज हो सकता है. मतलब अगर किसी बंदे को हिंदी वाला लेना है कॉन्स्टिट्यूशन तो हिंदी वाला लेगा, इंग्लिश वाला लेना है तो वो इंग्लिश वाला लेगा. केस लॉ जेठापरखा वर्सेस रामचंद्र बहुत ही सिंपल है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, जिसका ट्रांसलेशन गुजराती में भी हुआ है, मराठी में भी हुआ है, दिस ट्रांसलेशन वाज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. तो बहुत सारे जो लॉयर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टाउन्स में प्रैक्टिस करते हैं ऑल दैट, तो वो लोग को मराठी लैंग्वेज में एक्ट वो लोग कर सकते हैं. मतलब दे कैन प्रैक्टिस इन द मराठी लैंग्वेज वाले लॉज, ऐसे कोई बात नहीं है. इनफैक्ट ना हमारा मतलब वी हैव दिस थिंग experience of many police also doing law. बहुत सारे जो पुलिस होते हैं ना, they prefer to do law in Marathi language. Why? Because उन लोग को day in day out CRPC, CPC से फिर भी बहुत कम, बट CRPC, IPC, फैमिली, ये जो लॉज होते हैं ना मेन जिसके अंदर कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, उससे डे इन डे आउट उन लोग का ताल्लुक रहता है. और उनको जो कंप्लेंट्स वगैरह होती है ना वो मराठी में लिखी जाती है. सो देयर लॉ इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन मराठी. So many of them prefer to study law also in the Marathi language. Okay, so it will not change the meaning. Then comes the next one, debate. आप लोग ने हर एक जन ने कभी ना कभी पार्लियामेंट का लाइव सेशंस वगैरह देखा रहेगा. लास्ट ईयर बहुत सारे, इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में से बहुत सारे बिल्स आ चुके हैं. पार्लियामेंट, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा में बहुत हैवी वाला डिबेट होता है, जिसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल का डिबेट. तो बिफोर एनी एक्ट इज पास, वी ऑल नो, बीट स्टेट एक्ट, बीट सेंट्रल एक्ट, बहुत सारे डिबेट्स वगैरह होती है पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर में, ऐसे केस में भी ट्रेडिशनली कोर्ट का अप्रोच था ये डिबेट फॉर्म एज ए एक्सटर्नल एड यूज कर सकते हैं. डिबेट में क्या बोला गया था, किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना है, हम लोग वो डिबेट को कंसिडर कर सकते हैं. But nowadays courts are not admitting these debates. उसका भी रीजन है कोर्ट क्यों नहीं कर रही है एज एक्सटर्नल एड, क्योंकि से डिबेट कितनी भी हीटेड हो, कितनी भी जल्द हो, कैसी भी हो, इवेंचुअली तो जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स पास करेंगे वही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के आने वाला है. दैट इज ओनली टू बी कंसिडर्ड एज अ विल ऑफ द लेजिस्लेचर. डिबेट में किसी ने कुछ भी बोला उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज will of the legislature is expressed through the words, clear words, and court will be uninfluenced by the individual views of the legislator. मानो कि कोई पर्टिकुलर बिल के ऊपर किसी पर्टिकुलर मेंबर ने बहुत अच्छा पॉइंट वाला आर्ग्यूमेंट किया है, कोर्ट गॉट ड्रिवन बाय इट, बट कोर्ट उसको कंसिडर नहीं कर सकती है. दैट पर्सन व्यूज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी एक्ट. ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के नहीं आए, कितना भी अच्छा व्यू बंदे ने दिया होगा, कोर्ट को वो कंसिडर नहीं करना है. See, the collective intention of the legislature as a whole is expressed in the statute, and the generality of the words used in the statute should not be cut down by the statement made by individual about the object and intention of the act. Collective view ही देखना है ना. Collective view is majority view which will be reflected in the act. इंडिविजुअल व्यू का फिर कुछ मतलब ही नहीं है. इंडिविजुअल व्यू से आप कलेक्टिव व्यू को कट डाउन नहीं कर सकते हो.
In case of interpretation of the Constitution, speeches in the Constituent Assembly can be pursued to find out the true intention. This is only limited to Constitution and to not any other statute. Constitution के लिए ना एक exception है. Constituent Assembly की speeches जो हुई थी, वो काफी सारे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशन वाले केसेस में कंसिडर की गई है, so as to find out the intention of the Constituent Assembly. क्योंकि Constituent Assembly जो है काफी टाइम वो क्या बोलना चाहते हैं शायद कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेन वर्डिंग से नहीं समझ में आता है. ये डिबेट का सहारा लेके या तो जो डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हुई थी उसका सहारा लेके काफी सारी चीजों को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ है. दैट इज व्हाई यू ऑल शुड वॉच अपना संविधान करके एक पूरा सीरियल आया था, सीरीज था पूरा 30-40 years back, I believe, if I'm not wrong. I'm not sure whether that is made by Shyam Benegal or not. बहुत ही अच्छा है. अगर आप लोग वो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इंटेंशन पता चलेंगे और वो टाइम का सिनेरियो भी पता चलेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तभी की सिचुएशन क्या थी, वो कंसिडर करके उन लोग ने ये बनाया था. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास बहुत ही फेमस केस है, आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द स्पीच मेड इन द केस ऑफ डिबेट in the course of debate as an aid to interpretation. The court observed that such speech made in the course of debate on a bill indicates the subjective intent of the speaker. Such speech does not reflect the mental process lying behind the majority of the voters that passed the bill. It will not be reasonable to assume that the minds of all majority voters of the statute were in accord with each other. A.K. गोपालन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था डिबेट का हेल्प लेने के लिए, क्योंकि डिबेट के टाइम पे कोई एक बंदा स्पीच करता है, उस एक बंदे का स्पीच विल नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स. एज आई सेड कि लोग कितनी भी अच्छी स्पीच देंगे, कितनी भी लॉजिकल रहेगी, कोर्ट इवेंचुअली हैज टू सी मेजोरिटी ने पास करके ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लाया है. अनदर वेरी फेमस केस लॉ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. So, in this particular case, the speeches made by the members of the legislature in the course of debate relating to enactment of a statute cannot be used as an aid for interpreting any of the provision of the statute. वैसे लिया गया था, but यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच की बात नहीं हो रही है. बाकी के जो एक्ट कंसर्न थे प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड एंड ऑल दैट, उन सब एक्ट्स की बात हो रही है. तो वो सब एक्ट्स पास करने के टाइम पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ था दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड. क्योंकि अगर वैसा रहता तो यू ऑल मस्ट बी डूइंग 1986 शाहबानो केस. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ओवरनाइट कुछ अच्छा खासा लॉ बना दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नलीफाई हो गया. तो वो केस में आरिफ मोहम्मद खान हु वाज अ मिनिस्टर इन द राजीव गांधी कैबिनेट, ही वाज सो अपसेट विद द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट दैट व्हाई गवर्नमेंट इज सरेंडरिंग टू सर्टेन प्रीस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. मतलब क्यों गवर्नमेंट उसको सरेंडर कर रही है. वो करके उसने क्या किया था, कैबिनेट में से रेजिग्नेशन दे दिया था, बिकॉज ही फेल्ट दैट कि मेंटेनेंस मिलना मुस्लिम वुमेन को वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. ही कुड नॉट स्टैंड विद हिज गवर्नमेंट व्यू. उन्होंने बहुत अच्छी खासी स्पीच वगैरह दी थी, बट वो स्पीच में कुछ भी हो, वैसा कुछ भी चीज जो एक्ट बना उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, सो दैट स्पीच कैन नॉट बी कंसिडर्ड. नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओवर ईयर आर्टिकल 16(3) को इंटरप्रेट करने के टाइम पे रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वर मेड टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल 16(3). तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ डिबेट्स वगैरह है तो वो इंटरप्रेट वो यूज की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए. बाकी कोई भी एक्ट के लिए ये रूल अभी एप्लीकेबल नहीं होता है. एक जमाने में कोर्ट्स करती थी, नो लॉन्गर कोर्ट्स आर डूइंग दिस. Then comes our next inquiry commission report. See, a commission may be appointed by the parliament to inquire into the evil or defect for which the parliament wants to enact a law. For example, अब यहाँ पे मॉब का जो ट्रेंड चल रहा है, इनिशियल 5 years मॉब लिंचिंग वाले केस बहुत बड़े थे मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट रिजिम में.
recently what has happened in Bangalore, I don't know how much media is covering that, but that is absolutely shocking. And I feel मैं मेरे खुद के घर पे safe नहीं feel कर रही हूँ. Because you make some statement, particular community will not feel it is as per their community sentiment. 60,000 people का मॉब जमा हो जाएगा जब पुलिस स्टेशन ही सेफ नहीं है. 100 से ऊपर पुलिस को वो मॉब इंजर कर सकता है. तो व्हाट वुड बी द फ्लाइट ऑफ अ नॉर्मल लेमन लाइक यू और मी. एंड फॉरगेट अबाउट 60,000. 600 का मॉब होता है ना, पुलिस के बस की बात नहीं होती है उसको कंट्रोल करना. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो 6,000 भी नहीं, 60,000 का मॉब. तो ऐसी चीजें अगर ऐसी कुछ इवेंट्स कंट्री में बढ़ती जाती है और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए जो रिपोर्ट लाएगा, तो दैट क्यों ऐसी चीजें हो रही है और इस चीज को रेमेडी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए वो कमीशन बिठाएगी और वो जो कमीशन का रिपोर्ट रहेगा, फाइंडिंग्स रहेंगे कमीशन की, जिसके बेसिस पे पर्टिकुलर लॉ बना है, तो दोज रिपोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल एड. नाउ ये जो इंक्वायरी कमीशन में होता क्या है, दे स्टडी द प्रिवेलेंट सर्कमस्टेंसेस अबाउट द मिस्टीफ और इविल और डिफेक्ट एंड सबमिट रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट उसके ऊपर से बिल ड्राफ्ट करती है उसको रेमेडी करने के लिए. इमरजेंसी के टाइम पे मीसा एक्ट वाज देयर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट, कि वो टाइम पे स्मगलर बहुत थे. वो जो स्मगलर्स वगैरह थे तो वो लोग क्या करते थे, उनको पकड़ना पॉसिबल नहीं था विद द एग्जिस्टिंग लॉ. इसके लिए मीसा एक्ट बनाया गया था. ये मिस्टीफ है, उसको रेमेडी इस तरीके से ही हो सकता है. सिमिलरली 84 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी. दैट टाइम इट वाज फेल्ट कि यार एक टेररिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक्ट होना चाहिए विच विल टारगेट ओनली टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज. इसके लिए फिर टाडा बना था. So these things are based on the inquiry commission report. So commission report is instrumental in enacting the law and hence it can be used as an external aid. Example, Sodra Devi वाला जो केस था, it was computation of total income related कुछ query था, matter था. So in that case, report of the income tax inquiry was referred. Income tax inquiry का जो report था, particular case में उसको रेफर किया गया था. अनदर केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरभजन सिंह ढिल्लोन. तो इसमें भी टैक्स वाली कुछ मैटर थी जिसके लिए एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका कुछ रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट रेफर किया गया था. अभी से मैं एकदम एक हाइपोथेटिकल अगर एग्जांपल दूं तो सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ है वो वाला केस कंट्री में बहुत ही शॉकिंग और इनफेमस काइंड ऑफ हो चुका है. और सुसाइड के रिलेटेड मानो के गवर्नमेंट को कोई नया लॉ बनाना है तो सुशांत सिंह वाले केस के रिलेटेड गवर्नमेंट को एक कमीशन बिठा सकता है. वो कमीशन को सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या क्या, अपार्ट फ्रॉम सुशांत के केस में क्या हुआ, दैट कमीशन मे गिव सर्टेन गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट कि सुसाइड ऐसे ऐसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे लॉ बनाए जा सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है. तो अगर गवर्नमेंट ने कलकोट की सुसाइड के ऊपर कोई लॉ बनाया जिसमें ये पर्टिकुलर जो कमीशन बैठा था उसका रिपोर्ट रेफर किया, तो कल को उठ के वो जो सुसाइड वाला एक्ट है उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंसिडर कर सकती है. So this is a hypothetical example. And now today's last, the fifth one comes, which is a law commission report. Those who are from 5 year, उन लोग ने already second year में HOC history of court subject में law commission के बारे में पढ़ लिया है. Law commission till date has played very important role in the overall growth of legal framework in India. Law commission का एक बहुत बड़ा major काम होता है कि कॉन्स्टेंटली अपने यहाँ पे ऐसा ही शेड्यूल के सब लॉज रूल्स रेगुलेशन बायलॉज वगैरह मिला के नेट 5,000 जितना अमाउंट हो जाता है. लॉ कमीशन का ये अपना काम है. इट्स वन ऑफ द मेजर फंक्शंस. दे कॉन्स्टेंटली हैव टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द एनेक्टमेंट. कितने एनेक्टमेंट पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलेट हो चुके हैं, स्टेल हो चुके हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों ने अदर कंट्रीज से क्या नए लॉज अपनी जगह पे लेकर आए हैं एंड ऑल दैट. अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड दे हैव टू सबमिट इट टू द पार्लियामेंट. ईदर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड या तो एंटायर एक्ट इज टू बी रिपील्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड. लॉ कमीशन का काम है कि टाइम टू टाइम उन लोग को ये रिपोर्ट सबमिट करते रहना है. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन बहुत सारे एक्ट अपने यहाँ पे बने हैं.
फॉर एग्जाम्पल IT एक्ट 2000 फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, उसके पहले ऐसा कोई लॉ ही नहीं था, अभी साइबर लॉ में भी काफी कुछ चल रहा है। तो ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो पहले कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, अभी अभी नए बनाने पड़ेंगे। तो ये सब काम जिसका है लॉ कमीशन रिपोर्ट का। अभी 377 तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, नो लॉन्गर 377 इज एप्लीकेबल, बट 377 सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। कल को तो उन लोग के बारे में भी एक एक्ट आएगा, दे कैन गेट मैरिड, फिर मैरिज से तो काम चलेगा नहीं, फिर उन लोग का डिवोर्स कैसे होगा, फिर उन लोग के बच्चे कैसे होंगे, उन लोग का इनहेरिटेंस कैसे होगा, सक्सेशन एक्ट में क्या क्या आएगा, वो लोग के लिए अडॉप्शन की क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए, गार्डियनशिप की क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए, तो मल्टीपल थिंग्स विल बी देयर। तो मानो कि लॉ कमीशन ने उसके ऊपर कोई रिपोर्ट दिया है और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने होमोसेक्सुअल्स के लिए अगर कोई या फिर LGBTQs के लिए कोई लॉ बनाया है रिगार्डिंग मैरिज एंड ऑल, और उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की बात आई, तो लॉ कमीशन का रिपोर्ट लिया जा सकता है। दिस वाज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। So when law commission submits its report to the parliament, it becomes an accurate source of information for determining any defect or mischief that is to be remedied. Hence, it can be admitted as an external aid while deciding the case. लॉ कमीशन जब अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके अंदर वो जो मिस्चीफ वगैरह पॉइंट आउट करता है कि ये डिफेक्ट है, ये एग्जिस्टिंग एक्ट में ये मिस्चीफ है, तो बहुत ही एक्यूरेट सोर्स होता है, क्योंकि लॉ कमीशन में सब लॉ से जुड़े हुए बंदे ही बैठे होते रहते हैं। तो दे आर नॉट प्लेइंग ऐसे ही हवा में चीज नहीं चलाते हैं, बहुत एक्यूरेट जगह से डेटा कलेक्ट करके सोर्स करके अपने अच्छी खासे कमेंट से सजेशंस भी देते हैं। So they will not point out only a defect, they will also show the remedies. Certain examples: Benami Transaction Act 1988, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बेनामी प्रॉपर्टी के लिए एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसके बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया था। तो पर्टिकुलर केस में सेक्शन 4 ये पर्टिकुलर एक्ट का उसका इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था बेनामी ट्रांजेक्शन का। So reference to this law commission's report was made and it was held that section 4 had a retrospective effect, मतलब ये एक्ट बना उसके पहले भी जो बेनामी प्रॉपर्टी वाले ट्रांजेक्शन थे उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। Another thing is CRPC 1973 जो आया, तो 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो था, मतलब 41st लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था CRPC के ऊपर, वो यूज किया गया था where ministerial it was held that the said section were ministerial and do not amount to inquiry as contemplated under section 2G of the code. So basically particular section का interpretation था, whether that particular section का interpretation as inquiry लेना है, ministerial लेना है, कैसे लेना है। तो लॉ कमीशन रिपोर्ट का जो फाइंडिंग था उसका हेल्प लिया गया था एंड सेक्शन 209 का इंटरप्रिटेशन दिया गया था। केस लॉस मिथिलेश कुमारी वर्सेस प्रेम बिहारी खारे। In this case, it was held by the Supreme Court that where the enactment or an amendment to an act is the result of the report of the Law Commission, and such report can be admitted as an external aid of interpretation. In this case, the report of the Law Commission before passing the Benami Transaction Prohibition Act was referred. मतलब पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आप कुछ चेक कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन करना है, लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसके ऊपर, ऑफ कोर्स कोर्ट कैन रेफर। कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो रेफर करेगी ही करेगी, बट ये कोर्ट का विश है, उसको करना है तो कर सकती है। सिमिलरली डॉक्टर बलीराम वामन हिरे वर्सेस जस्टिस बी लेंटेड एंड अदर्स वाला जो केस था, तो उसमें भी CRPC के इंटरप्रिटेशन की बात की, तो लॉ कमीशन रिपोर्ट का जो लॉ कमीशन का CRPC के ऊपर रिपोर्ट था दैट वाज रेफर्ड। So guys, we are done with the 5 external aids today. In our next lecture, we will be covering 4 more and external aids topic will be done. Do not forget to visit our website www.nklawclasses.com for the various other courses offered by us, and do not forget to subscribe our YouTube channel NK Law Classes Mumbai. Thank you guys.